हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम मैथमेटिकल लॉजिक का रिवीजन लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे और जो अभी तक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का रिविजन लेक्चर। तो हम इस रिवीजन लेक्चर में करने क्या वाले हैं, जो भी एक्सरसाइज दिए हमें एक्सरसाइज 1.1 से एक्सरसाइज 1.9 तक, हर एक्सरसाइज में से ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है बार बार जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो हम उसको पहले हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हर एक्सरसाइज में क्या क्या पूछा जाता है और उसमें छोटे छोटे कंसेप्ट क्या है। तो पहले एक्सरसाइज में एक्चुअली होगा क्या कि आपको स्टेटमेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो भी सेंटेंस आपको दिया है वो स्टेटमेंट है या नहीं है। स्टेटमेंट इन द सेंस कि वो ट्रू हो सकता है क्या या फिर फॉल्स हो सकता है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि विराट इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, राइट, क्योंकि बहुत सारे कैप्टन्स बने हैं अभी तक इंडियन टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में, तो विराट एक बेस्ट कैप्टन हो सकता है, राइट, हो सकता है। तो ट्रू हो सकता है और कुछ लोग के लिए फॉल्स भी हो सकता है। मतलब कुछ लोग मानेंगे कि हाँ वो बेस्ट कैप्टन है, कुछ लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि विराट कोहली इज द बेस्ट कैप्टन, तो क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं है। क्यों? विराट कोहली से अच्छा कोई और भी अभी तक कैप्टन हो चुका है। कौन? MS धोनी हो चुका है, उसके पहले भी और कोई भी रह चुका है, राइट। तो विराट कोहली इज द बेस्ट कैप्टन, ये स्टेटमेंट नहीं होता है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ये राइट होता है, क्योंकि इसमें ट्रू एंड फॉल्स बोल सकते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट ऐसा वो होता है जिसका हम फैक्ट बता सकें कि हाँ वो ट्रू है या फॉल्स है, हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए। यानी फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि शी इज ब्यूटीफुल, अभी शी कैन बी एनीवन, तो यहाँ पे हम शी को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो हम वहाँ पे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो हमें ऐसे सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलना है जिसका मीनिंगफुल आंसर हो, या वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, उसी को हम बोलते हैं वेरीफाइड स्टेटमेंट। अगर वो ट्रू होगा, सच होगा, तो हम ट्रू लिखते हैं, और अगर वो राइट होगा, रॉन्ग होगा, तो हम उसको फॉल्स बोलते हैं। तो ट्रूथ वैल्यू में वही आ जाता है। फिर एक्सरसाइज 1.2 में हम देखेंगे कि जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखें। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर दो सेंटेंस एक ही स्टेटमेंट में, एक ही सेंटेंस में मर्ज होते हैं, यानी कि आपने ग्रामर में पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे असर्टिव सेंटेंस, कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि इसमें दो सेंटेंस एंड, बट, बिकॉज, देयरफॉर, ये सब को यूज करके दो सेंटेंस को जोड़ दिया जाता था। ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे कंपाउंड सेंटेंस का हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो अगर वहाँ पे एंड होगा तो हम वहाँ पे ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और अगर वहाँ सेंटेंस में आपको और दिख रहा है तो आप यहाँ पे ऐसा वाला सिंबल इस्तेमाल करोगे स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते वक्त। ट्रूथ वैल्यू की बात की जाए कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल वो सेंटेंस को, फॉर एग्जांपल मैं बोला कि राम इज अ बॉय एंड ही राइट अ लेटर, राम इज अ बॉय एंड ही राइट्स अ लेटर, तो राम इज अ बॉय पी हो गया, मैंने इसको पी एज्यूम कर लिया। उसके बाद एंड बोला मैंने, यानी कि ये सिंबल डालूंगा मैं, और ही राइट अ लेटर, यानी कि वो क्यू हो जाएगा, तो यानी कि PNQ हो जाएगा। तो अगर वो ट्रू होगा तो हम ट्रू लिखेंगे, अगर रॉन्ग होगा तो हम वहाँ पे रॉन्ग लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट की निकाली जाती है। एक्सरसाइज 1.3 में होगा क्या कि जो भी आपका सिंबॉलिक फॉर्म, जो स्टेटमेंट दिया होगा आपको, उसका आपको रिवर्स लिखना होगा। यानी कि अगर वहाँ पे लिखा है कि ये बंदा सही कर रहा है, तो मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वो बंदा गलत कर रहा है, यानी कि, या फिर ऐसे लिखना होगा कि वो बंदा सही नहीं कर रहा है। यानी कि जो भी दिया रहेगा मुझे उसका अपोजिट लिखना होगा, ठीक है। लेकिन अपोजिट करने के लिए हमेशा वहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया है उसके आगे आपको नॉट लगाना होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल, ही इज वेरी गुड, राम इज वेरी गुड बॉय, तो वहाँ पे लिखूंगा राम इज नॉट वेरी गुड बॉय। मैं ये नहीं लिखूंगा राम इज बैड बॉय, राइट। क्यों? क्योंकि आप मुझे नेगेशन शो करना है, तो इस तरह से नेगेशन करना है। फिर ट्रूथ वैल्यू मतलब नेगेशन करने के बाद उसका भी, अगर वो ट्रू होता है तो ट्रू लिखो, फॉल्स होता है तो फॉल्स लिखो। एक्सरसाइज 1.4 में कुछ ऐसे दिया रहेगा आपको कि सेंटेंस में या फिर स्टेटमेंट में आपको इफ और देन दिखेगा, और इफ एंड देन दिखेगा मतलब अगर आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट बना देता हूँ, इफ राम वर्क हार्ड देन ही विल पास, और इफ राम
राइट, इफ राम वर्क हार्ड ही विल पास, तो राम वर्क हार्ड वो पी हो जाता है और ही विल पास वो क्यू हो जाता है। तो यहाँ पे पी एंड क्यू की भी जगह पे मैं क्या लिखूंगा सिंबॉलिक फॉर्म में, पी ये वाला सिंबल और क्यू। तो इस तरह से मैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी कि इफ के बाद, इफ और देन के बीच में जो सेंटेंस होगा वो पी अज्यूम करूंगा और एरो के पहले लिखूंगा, और देन के बाद में जो सेंटेंस होगा उसको मैं क्यू अज्यूम करूंगा और एरो के राइट साइड में लिखूंगा। इस तरह से मैं सेंटेंस को या फिर स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ ये सिंबल का इस्तेमाल करके। दूसरा, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ आपको दिया रहेगा, इफ एंड ओनली दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि उस सेंटेंस को या फिर स्टेटमेंट को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप कि इफ के पहले इफ के पहले जो भी कुछ लिखा होगा आप उसको पी अज्यूम करोगे और इस तरफ लिखोगे, और सेकंड इफ के बाद जो कुछ लिखा होगा उसको आप क्यू अज्यूम करोगे और इस एरो के राइट साइड में लिखोगे। तो पी ये वाला सिंबल, क्यू, इस तरह से आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा है ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड सेट में, मतलब जो भी आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे उसके बाद जो भी इसका ट्रूथ वैल्यू आता है उसको आप नीचे लिखो, उसका वैल्यू आप निकालोगे। तो एक्सरसाइज 1.4 में ये वाला पार्ट था। नाउ 1.5 एक्सरसाइज में एक्चुअली है क्या कि वहाँ पे क्वांटिफायर का यूज किया गया है। क्वांटिफायर एक्चुअली होता क्या है, दो चीजें होती है उसमें, एक ये वाला सिंबल और एक ये वाला सिंबल। अभी ये जो ऊपर वाला सिंबल है इसको बोलते हैं ऑल वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रेंज दे के रखी है कि हाँ कि कोई बंदा है कि या फिर एग्जांपल लेता है, लाइक एग्जांपल कि हम अगर 6 बॉल में अगर हर एक बॉल पे 6 रन मारते हैं, छक्का मारते हैं, यानी कि 6 बॉल में कितना मार सकते हैं, 36 रन, राइट। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि कोई तो x की वैल्यू है जो कि 1 से 36 के बीच में होती है। अगर मैं बोल दूं कि x की वैल्यू ऐसी कौन सी है कि 6 बॉल में मैं कितना रन बना सकता हूं, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 से 36 दिखाऊंगा तो यानी कि मैं ये सिंबल इस्तेमाल कर सकता हूं। या फिर अगर मैं x की वैल्यू 1 से 50 तक अगर कर देता हूं तो सारी वैल्यू x की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती ना, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर 36 के ऊपर लेता हूं मैं, तो 36 के ऊपर लिया तो एक ओवर में 36 से ज्यादा रन तो नहीं बना पाएंगे, राइट, अगर रेगुलर 9 बॉल नहीं हुआ तो, राइट। तो यानी कि कुछ ही वैल्यू जो होंगी सेटिस्फाई करेंगी, तो 1 से 50 के रेंज में सिर्फ 36 तक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर पाएंगी x की वैल्यू को। तो उस वक्त मैं ये सिंबल इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि वहां पे सिर्फ एक वैल्यू ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती है क्वांटिफायर में। हम उसको जब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे उसको, वैसे तो क्वेश्चन उतना आता नहीं है फिर भी हम देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज 1.6 में ट्रूथ टेबल इन द सेंस जो भी आपको सिंबॉलिक फॉर्म में होगा, जो भी आपने यहाँ तक अभी सिंबॉलिक फॉर्म में बारे में देखा उसको हम टेबल के थ्रू ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे। मतलब जो ट्रूथ वैल्यू निकाल रहे थे उसको हम और इजी कर सकते हैं टेबल के जरिए, राइट। या फिर 2-3 सेंटेंस भी अगर होगा ना तो भी हम ट्रूथ टेबल के जरिए जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और वहां पे कुछ इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड और का। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 में एक सेकेंड पार्ट भी है जिसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिजेंसी। यानी कि ये जो ट्रूथ टेबल होगा ना उसको हम जब सॉल्व करेंगे ना तो हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप 3-4 स्टेटमेंट भी हो सकता है जिसका मुझे ट्रूथ टेबल में निकालना पड़ेगा ट्रूथ वैल्यू। तो अगर सबका आंसर ट्रू आता है ना तो मैं उस ट्रूथ टेबल को बोलूंगा कि वो टोटोलॉजी है। या फिर अगर उसका सारा आंसर अगर फॉल्स आता है तो मैं इसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलूंगा। लेकिन अगर उसी टेबल में जो 3-4 स्टेटमेंट के आंसर आए हैं ट्रू भी होंगे फॉल्स भी होंगे तो मैं उसको कंटिजेंसी बोलूंगा। फिर थर्ड पार्ट उसमें क्या है, इक्विवेलेंट पैटर्न, यानी कि 2 स्टेटमेंट होगा एक लेफ्ट साइड में, जैसे कि आपने प्रूव करते थे 10th में कि दिस इक्वल्स टू दिस प्रूव करो, उसी तरह से ये वाला भी ऐसा ही है। इक्विवेलेंट पैटर्न मीन्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो राइट साइड के बराबर है कि नहीं है, तो उसको भी आप ट्रूथ टेबल से सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.7 एक्चुअली ड्यूअलिटी के ऊपर है और ड्यूअलिटी अभी यहाँ पे ओमिट कर दिया गया इस साल, तो हम उसे नहीं देखेंगे। एक्सरसाइज 1.8 नेगेशन है। नेगेशन मतलब आपको जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको आपको अपोजिट लिखना होगा। यानी कि जो भी आपको अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे फॉर ऑल दिया है तो उसकी जगह पे आप ओनली 1 वैल्यू वाला साइन लिखो, या फिर ये वाला सिंबल लिखता है फॉर ओनली 1 वैल्यू वाला तो उसको यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यू वाला वैल्यू लिखो। या फिर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं कि अगर वहाँ पे ये वाला सिंबल दिखता है और वाला तो आप एंड लिखो, एंड दिखता है तो और लिखो, स्मॉल टी दिखता है यानी कि टोटोलॉजी तो कॉन्ट्रडिक्शन लिखो,
कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है तो टोटोलॉजी लिखो, ट्रू दिखता है तो फॉल्स लिखो, फॉल्स दिखता है तो ट्रू लिखो। तो इस तरह से नेगेशन आपको करना है। इसको इसी लॉ को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 1.8 में वो है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो इसमें होगा क्या आपको कि जो भी सेंटेंस दिया रहेगा, जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा वो एक्चुअली इस तरह से होगा। ये वाला पार्ट एक्चुअली 1.4 में जो मैंने आपको बताया था इसी का एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको P इम्प्लाइज Q देता है तो आप अगर उसको कन्वर्स करना है तो क्या करोगे कि जो देन के बाद जो लिखा है ना उसको आप इफ के बाद लिखोगे, और जो इफ एंड देन के बीच में लिखा है ना उसको आप देन के बाद लिखोगे। किसमें? कन्वर्स वाले केस में। इसलिए मैंने लिखा है सेकंड की जगह सेकंड इम्प्लाइज 1, यानी कि जो दूसरा बाद में आने वाला था वो पहले आ जाएगा, जो पहले आने वाला था वो बाद में चले जाएगा। इनवर्स में कैसा होता है कि जो भी जैसा दिया है आपको सेंटेंस उसको वैसे ही रहने देना है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस के पहले नॉट लगाना है, दूसरे वाले सेंटेंस के पहले भी नॉट लगाना है। इसको बोलते हैं कन्वर्स। कॉन्ट्रापोजिटिव में आपको दोनों का पोजीशन चेंज करना है स्टेटमेंट का, मतलब जो बाद में सेंटेंस होगा देन के उसको पहले लिखना होगा इफ एंड देन के बीच में, और इफ एंड देन के बीच में जो कुछ है उसको बाद में लिखना होगा, प्लस दोनों के हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको नॉट लगाना होगा। तो ये 1.8 में देखेंगे। और 1.9 आपका विदाउट ट्रू टेबल आपको यही पार्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट पार्ट है अलजेब्रा स्टेटमेंट, जहां पे आपको सेम ये इक्विवेलेंट पैटर्न जैसा था कि हमें लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड प्रूव करना होगा, वो विदाउट ट्रू टेबल अगर आप प्रूव करना है तो उसके लिए हम कुछ रूल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा स्टेटमेंट। तो ये सारी चीजें एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.9 तक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि हर एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए बोर्ड एग्जाम में उसके एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो कि अक्टूबर 2014 में पूछा गया था, जो कि इसमें पूछा गया है कि आपको स्टेटमेंट में सिंबॉलिक स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और ये 2 मार्क्स का पूछा गया था, जो कि यहाँ पे दिया है कि ए एंड बी ऑप्शन दिया है। अभी इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं ये एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.4 से पूछे गए थे। तो इसमें करना कैसा है आपको कि यहाँ पे मैंने बताया था कि 1.2 में कि वहाँ पे मैंने 2 सिंबल बनाए थे, एक ऐसे टाइप के और एक ऐसे टाइप के, राइट। तो ये जो था ये एंड का ऑप्शन था, इसको बोलते हैं और का ऑप्शन। अभी एंड मतलब सिंपली ए एंड डी, और मतलब ये वाला और। अभी ये है, इसके लिए हमने जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं ये, ठीक है। तो करना कैसा है इसको आपको कि और के पहले जो कुछ लिखा होता है उसको आपको पी अज्यूम करना होता है, मतलब यहां से यहां तक इसको पी अज्यूम करना है। और ये इधर है ना, ये एक कंजंक्शन वर्ड है, मतलब 2 सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड है, तो हम उसको अज्यूम नहीं करेंगे। तो 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम पी अज्यूम करेंगे, यानी कि और के पहले जो कुछ होगा उसको मैं पी अज्यूम करता हूं, और के बाद में जो कुछ होगा उसको मैं क्यू अज्यूम करता हूं। फिर मुझे क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, स्टेटमेंट पहले लिखना होगा लेट p इक्वल टू दिस दिस, q इक्वल टू दिस। उसके बाद थर्ड लाइन में लिखना है स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। क्या करना पड़ेगा वहां पे, इसको p अज्यूम किया है तो ये बन जाएगा p, इसको और के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और इसको q अज्यूम किया है तो ये बन जाएगा ये। सिंपल, एक मार्क्स ऐसे मिल जाए। फिर इसमें एक बी ऑप्शन भी पूछा है, क्या इट इज नॉट ट्रू दैट इफ i इज अ रियल नंबर, इफ i इज अ रियल नंबर देन 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। अभी यहाँ पे कौन सा एक्सरसाइज पूछा है, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 की बात कर रहा है, यानी कि इम्प्लीकेशन। यहाँ पे मैंने कंडीशनल वर्ड इस्तेमाल किया था, राइट। वहां पे मैंने सिंबल बनाया था एरो जैसा, और वहां पे लिखा भी था इफ डैश 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 देन, फिर डॉट 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 ऐसे लिखा था। तो करना क्या है कि इफ से लेकर देन के पहले, यानी कि इतना पार्ट, इसको पी अज्यूम करने मैंने बताया था आपको, पी अज्यूम कर लो। फिर देन के बाद जो कुछ दिखता है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको आपको क्यू अज्यूम करना है ना। तो लेट p इक्वल टू दिस, फिर सेकेंड लाइन में लेट q इक्वल टू दिस,
ठीक। उसके बाद थर्ड लाइन में क्या लिखना है आपको, थर्ड लाइन में लिखना है आपको स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये P और Q, राइट। बट यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बना दिया, क्यों बना दिए भाई, क्योंकि इफ के पहले कुछ ऐसा है जो मुझे इसके पहले भी कुछ लिखने बोल रहा है। क्या, इट इज नॉट ट्रू, यानी कि इसका पहले मुझे नॉट लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये कंजंक्शन वर्ड है, कंजंक्शन के वर्ड के पहले भी कुछ लिखा हुआ है नॉट, यानी कि 1.3 में नेगेशन वाला पार्ट, यानी कि 1.4 एंड 1.3 वाला पार्ट यहाँ पे मैंने सीख लिया। ठीक है, तो ये पार्ट तो यहीं से सीखा है हम लोग ने, और ये 1.3 से। ठीक है, अच्छा ये ट्रू है कि राइट है इससे मैटर नहीं करना है हमें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि आप ट्रूथ वैल्यू निकालो, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे। लेकिन उसके पहले हम थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो थर्ड वाला है ये मार्च 2015 में पूछा जा चुका है, और ये एक अकेला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए था, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना था, प्लस उसका ट्रूथ वैल्यू भी निकालना था आपको। तो सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में निकाल लेते हैं हम। तो स्टेटमेंट अभी सेम इसकी तरह दिख रहा है, इफ भी है देन भी है, तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक भी मैं अज्यूम करूंगा, और यहां से लेकर यहां तक मैं क्यू अज्यूम करूंगा। तो मैं आंसर लिखते वक्त कैसे लिखूंगा, लेट पी इक्वल टू दिस, सेकेंड लाइन में लेट क्यू इक्वल टू दिस, उसके बाद में लिखूंगा स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसको पी अज्यूम किया है मैंने, राइट, तो पी लिखूंगा। और अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने इफ एंड देन, तो इफ एंड देन की मैं जगह पे ना ये नहीं लिखना है, उसके जगह पे मैंने बताया था कि ये वाला ऑप्शन, ये वाला साइन इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन यहाँ पे मैंने और की जगह पे सॉरी और समझ के ये लिखा था क्योंकि ऊपर वाला देखा था, बट यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला साइन आएगा इम्प्लीकेशन। जब कभी भी इफ एंड देन आता है तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना है आपको, और नहीं। फिर यहाँ पर भी इफ एंड देन दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी मुझे ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो पी अज्यूम करो, क्यू अज्यूम करो, इफ देन दिख रहा है तो बीच में ये वाला साइन लिख दो। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया आराम से। बट इसका ट्रूथ वैल्यू अगर निकालने बोल दिया मुझे, तो क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि मेरे जो पी है वो ट्रू है क्या या फॉल्स है। तो 49 इसका परफेक्ट स्क्वायर है, 49 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, किसका स्क्वायर है, 7 का है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, सही कि गलत है, ट्रू है, राइट है ये, तो ये ट्रू है। 39 इज डिविजिबल बाय 11, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, 39 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, पॉसिबल है, नो, क्यों, 11 3 is 33, 11 4 is 44, 39 आता ही नहीं है 11 के टेबल में, यानी कि ये सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, यानी कि मैं फॉल्स बोलूंगा। तो यानी कि जहां पे P दिख रहा है वहां पे मैं ट्रू लिखूंगा, और जहां पे F दिख रहा है वहां पे मैं सॉरी जहां पे Q दिख रहा है वहां पे मैं F लिखूंगा। तो P की जगह पे T, ये क्या है, ट्रूथ वैल्यू, और Q की जगह पे F, राइट। फिर मैंने वहां पे 1.2 में जहां पे एंड और यानी कि जो ऐसे सिंबल बनाए हुए थे ना ऐसे, उसके आगे मैंने कबोर्ड और चेयर लिखा था। तो एक्चुअली कबोर्ड और चेयर था क्या वहां पे, कबोर्ड बोले मतलब एक कबोर्ड को उठाने के लिए कितने लोग कम से कम चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन, राइट। यानी कि 2 पर्सन नहीं होंगे तो हम कबोर्ड को डिस्प्लेस कर सकते हैं या कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो हैवी होता है तो एक पर्सन नहीं उठा सकता। तो उस केस में क्या होगा कि जब कभी भी एंड दिखता है ना, तो दोनों भी स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होना चाहिए, तो ही हमारा रिजल्टेंट स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज सेकंड फॉल्स हो जाता है। सेकंड एग्जांपल क्या है वहां पे बोल सकते हैं, और का है, और के लिए मैंने और के आगे मैंने चेयर लिखा था। चेयर क्यों लिखा था, क्योंकि चेयर लाइट इन वेट, राइट, हल्का होता है, यानी कि एक पर्सन भी उस चेयर को उठा सकता है। यानी कि अगर हमारे स्टेटमेंट में एक भी ट्रू हो जाता है तो हमारा दिए हुए क्वेश्चन का आंसर भी ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे और है, मतलब चेयर वाला एग्जांपल, चेयर को उठाने के लिए एक बंदा भी राइट होना रहेगा तो भी चलता है, एक बंदा भी अवेलेबल रहेगा तो चेयर को उठा सकता है। तो यहाँ पे देखो पहले वाला टी है, राइट, यानी कि पहला वाला टी है मतलब हम चेयर को पिकअप कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है आंसर को सॉल्व करने का। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा टी आ जाएगा, इजी था।
फिर इसमें भी ट्रूथ वैल्यू पूछा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी निकाल लेते हैं। क्या? p i इज अ रियल नंबर। i क्या होता है एक्चुअली? i एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है, i का वैल्यू होता है √-1। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एक चैप्टर होता है, उसके अंदर i की वैल्यू दी होती है, इसकी वैल्यू √-1 होती है। क्या ये रियल नंबर है क्या? नहीं, ये रियल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स है। दूसरा, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या? जो किसी के टेबल में नहीं आता। इवन नंबर मतलब क्या? जो कि 2 के टेबल्स में आता है, 2, 4, 6, 8। यानी कि यहां पे दो चीज देखनी है 2 के साथ में। 2 इवन है क्या? हाँ है। प्राइम है क्या? हाँ है। किसके किसके टेबल में आता है? 1 और 2। और 1 को हम एज्यूम नहीं करते किसी भी सेंटेंस, किसी भी नंबर को होल नंबर, प्राइम नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर डिसाइड करने के लिए। तो 2 खुद से एक इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, यानी कि ट्रू है, राइट। तो यानी कि जहां पे p दिखेगा मैं यहां पे फॉल्स लिखूंगा, जहां पे मुझे t दिखेगा, सॉरी q दिखेगा, वहां पे मैं t लिखूंगा। यानी कि p की जगह पे मैं लिख दूंगा फॉल्स और q की जगह लिख दूंगा मैं t। फिर यहां पर भी एक ट्रिक आ जाती थी। क्या ट्रिक रहेगी? यहां पर मैंने एग्जांपल ट्रिक इस तरह से इस्तेमाल किया है कि अगर दो सेंटेंस के ट्रूथ वैल्यू के बीच में अगर ये साइन आ जाती है, तो आपको वहां पर ट्रिक ये इस्तेमाल करना है कि एग्जांपल लेना है। कैसा एग्जांपल? कि कोई तो बंदा है जो कि स्टडी करता है, एग्जाम हॉल में जाता है, और स्टडी करने के बाद अगर वो एग्जाम देता है तो डेफिनेटली पास ही होगा वो, राइट, क्योंकि उसने स्टडी की है तो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा ना। लेकिन अगर किसी ने स्टडी नहीं की है और जाके एग्जाम देता है तो क्या पास हो सकता है? हो सकता है, राइट। अगर हो गया तो क्या सही है? हाँ सही, ये भी सही है। लेकिन कोई बंदा नहीं पढ़ता है और एग्जाम देता है, फेल हो जाता है, कि ये सही है, ये भी सही है। तो यहाँ इसी एग्जाम्पल से मैं रिलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्या? कोई बंदा है, स्टडी नहीं करता है, एग्जाम हॉल में जाता है, ट्रू, पास हो जाता है, नहीं पढ़ता है, पास हो जाता है। पॉसिबल है क्या? हाँ, अगर आगे पीछे वाली की दुआ हुई तो पास हो सकता है, राइट। तो ये पॉसिबल है, मतलब ये ट्रू हो गया। बट ये ट्रू के बाहर एक नॉट लगा हुआ है, यानी कि ये फॉल्स, यानी कि मेरा जो रियल आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये एडिशनल यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू मैंने बता दी, बट इसमें पूछा नहीं था, बट फिर भी। बट यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा गया था मार्च 15 में कि ट्रूथ वैल्यू निकालो, तो इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालना है? तो यहाँ पे 4 इज एन ऑड नंबर। 4 ऑड नंबर है क्या? ऑड नंबर मतलब क्या? जो 2 के टेबल में नहीं आते। क्या 4 2 के टेबल में नहीं आता? आता है ना, 2 to the 4, यानी कि ये तो फॉल्स दिया है, गलत इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, फॉल्स। सेकंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि 6 इज डिविजिबल बाय 3। 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? ऑफकोर्स कर सकते हैं। 6/3 इज 2, मतलब ये ट्रू है। अभी इसी वैल्यू को हम हमारी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे, पुट कर देंगे। तो जहां पे p है वहां पे लिखूंगा f, और जहां पे q है उसको मैं लिख दूंगा t। ये तो वही एग्जाम्पल हो गया ऊपर वाला। नहीं पढ़ता है बंदा, एग्जाम हॉल में जाता है, रिजल्ट आता है, पास हो जाता है, ट्रू ट्रू। तो मेरा आंसर यहाँ पे ट्रू। तो ये एक्सरसाइज 1.2, 1.3 एंड 1.4 पे हम लोग ने एग्जाम्पल देख लिया। अब हम दूसरे पार्ट एक्सरसाइज पे भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.5 पे डिपेंडेंट है, जहां पे 1.3 पे मैंने आपको बताया था कि नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट कैसे निकालना है, और एक्सरसाइज 1.5 में क्वांटिफायर के बारे में मैंने बताया था। तो वो यहाँ पे इसके ऊपर जुलाई 2017 में एक क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क्स के लिए। मैं उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है मैंने। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है राधा लाइक्स टी और कॉफी। तो इसमें करना क्या है आपको? बस उसमें नेगेशन करना है। और मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में बताया था, नेगेशन करना है मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब के आगे जस्ट नॉट लगाना है, सिर्फ नॉट लगाना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा है, लेकिन वर्ब के साथ में कुछ ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है देख लो, लाइक्स, लाइक नहीं है, लाइक्स है, ई के बाद एस लिखा है। और जब कभी भी वर्ब के साथ में एस ऐड होके आता है या फिर ई एस ऐड होके आता है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब होता है डस, ठीक है। और अगर वही वर्ब सेकंड फॉर्म में होता है, यानी कि ये लाइक की जगह पे LIKED लिखा होता, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब होता डिड,
और अगर वहां पे सिर्फ लाइक होता तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब छुपा होता वो होता डू। ठीक है, लेकिन फिलहाल तौर पर यहाँ पे वर्ब के साथ में सिर्फ एस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डस है। और मैंने बताया था कि आपको करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको जस्ट नॉट लगा देना है और आपका नेगेशन बन जाता है। यानी कि मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, राधा, क्या लिखूंगा, डस, हेल्पिंग वर्ब वहां पे पहले से था, मैं उसका नेगेशन कर रहा हूं, यानी कि नॉट, डस के बाद नॉट लगा दूंगा। और ये जो आगे लिखा हुआ है मैं उसको वैसे ही लिख दूंगा। और सॉरी, पहले टी है क्या, पहले टी है, अच्छा यहाँ पे मैंने बीच में और दिख रहा है, और नहीं कि बीच में और की प्लेस पे भी कुछ उल्टा लिखा जाएगा क्या, क्योंकि अब और का अपोजिट भी कुछ है क्या, एंड है, एंड है ना। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था एंड और की मैं बात कर रहा था, यानी कि दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यानी कि जहां कहीं पे भी और दिखेगा वहां पे एंड लिखोगे, जहां पे एंड दिखेगा वहां पे और लिखोगे। तो यहाँ पे और की जगह पे मैं एंड लिख दिया और यहाँ से हेल्पिंग वर्ब निकाल लिया मैंने और उसके आगे मैंने नॉट लगा दिया। और एक और चीज यहाँ पे मैंने चेंज की है, क्या, यहाँ पर ई के बाद एस था, बट यहाँ पे मैंने ई के बाद एस नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि जो उसके अंदर एस था ना वर्ब के अंदर, वो मैंने पहले ही यूज कर लिया है। तो जब कभी भी मैं हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब में छुपा हुआ है मैं बाहर निकालूंगा तो वर्ब के साथ में वो एस को मैं नहीं लिखाऊंगा। या फिर अगर मैं यहाँ डिड लिखता तो यहाँ पे LIKED नहीं लिखता, मैं LIKE ही लिखता। ठीक है, तो यहाँ पे दो चेंजेस हुए, हेल्पिंग वर्ब के आगे मैंने नॉट लगा दिया और वर्ब का पहला फॉर्म लिख दिया, और की जगह पे एंड लिख दिया, एंड होता तो और लिख देता। तो 1 मार्क्स का सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, 1.5 से क्वांटिफायर मैंने जो बोला था आपको, जहां पे मैंने फॉर ऑल वैल्यू और एक एटलीस्ट वन वैल्यू या फिर ओनली वन वैल्यू वाली बात छेड़ी थी, वहां पे ये वाला सिंबल मैंने इस्तेमाल किया था। वहां पे इसको मैंने कहा था ओनली वन वैल्यू और एटलीस्ट वन वैल्यू। और एग्जांपल मैंने कुछ 6 बोल पे 36 रन बना सकते हैं कि कम बना सकते हैं, ऐसे एग्जांपल लिया था मैंने। तो रियल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, तो ये जो जितने भी नंबर्स है ना, 1 -1 -2, ये सब नंबर क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट सॉरी ओनली वन वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ नेगेशन करना है। नेगेशन करना मतलब 1.5 में मैंने आपको बताया था क्वांटिफायर के बारे में, जहां पे मैंने 2 सिंबल इस्तेमाल किए थे, एक ये वाला ओनली वन वैल्यू वाला और एक और सिंबल इस्तेमाल किया था ये वाला फॉर ऑल वैल्यू। फॉर ऑल वैल्यू में क्या बोला था मैंने कि जो भी x की वैल्यू होगी वो सबके सब वैल्यू x की वैल्यू हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी। और एटलीस्ट में क्या बताया था मैंने कि एक वैल्यू भी अगर हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देती तो हमारा आंसर ट्रू आ जाता है। बट हमें उतना डीप में जाना नहीं है, हमें बस करना क्या है कि इसका अपोजिट क्या है। अपोजिट क्या है ये, तो मैं डायरेक्टली इसका अपोजिट लिख दूंगा, सिंपल। नेक्स्ट, सच दैट, फिर यहां पे एक और चेंजेस है। क्या चेंजेस है, सेकंड चेंजेस ये है कि जो x की वैल्यू है वो हो सकती है कि 5 होगी या फिर लेस देन 5 होगी या फिर ग्रेटर देन 5 होगी। तो 3 कंडीशंस आती है, इसलिए यहाँ पे जो सिंबल्स दिख रहे हैं ना उसको ध्यान देना है। कितना सिंबल है, एक ग्रेटर देन का सिंबल है और एक इक्वल टू का सिंबल है। मतलब ये इक्वेशन 10 से ज्यादा भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। मतलब उसका अपोजिट क्या है कि इससे कम भी हो सकता है, राइट। तो यानी कि जब यहां पे ऐसा देगा तो मैं इसका अपोजिट लिखूंगा ऐसा, यानी कि यहां पे क्या लिखूंगा मैं, लेस देन 10। और उसके अगर अलावा इसके अलावा कुछ और अगर दे देता, यानी कि ऐसा दे देता लेस देन इक्वल टू, तो आप ग्रेटर देन लिखते। ग्रेटर देन देता तो आप लिखते लेस देन, सिर्फ लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 3 कंडीशंस होती हैं इनइक्वालिटीज में, ऐसे साइंस में। और अगर आपका लेस देन देता है तो आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू देते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, मतलब ये वैल्यू 10 के बराबर भी है और ग्रेटर भी है। इसका अपोजिट होता है कि कम भी है, ठीक है। तो 2 चेंजेस की है। इस तरह से 1 मार्क्स यहाँ पे, 1 मार्क्स यहाँ पे, ठीक है। तो नेगेशन में बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब का अपोजिट लिखना है और का एंड लिखना है
और के लिए एंड लिखना है और एंड के लिए और लिखना है। और अगर ये दिखता है तो ये लिखो, ये दिखता है तो ये लिखो, ये सिंबल आता है तो ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे सिंबल आता है तो ऐसे लिख दो, या फिर और भी कैसे होता है 4 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आप यूज करके आप नेगेशन कर सकते हो। तो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे 5 एक्सरसाइज के हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए। अब 1.7, 1.8, 1.9 के ऊपर देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है 2017 में जुलाई के टाइम पे। पूछा गया था सिर्फ वहां पे कि आपको 2 सेंटेंस दिए गए थे पी एंड क्यू, उसके बेस पे आपको 3 सेंटेंस दिए गए थे। उस सेंटेंस को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट करना था और उसके आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब जस्ट 1 to 2 मिनट्स का काम था और 3 मार्क्स। देखते हैं अभी वो क्वेश्चन है था क्या एक्चुअल में। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है वो एक्सरसाइज 1.2 से डिपेंड करता है। क्या है ये? इट इज रेनिंग और ह्यूमिड, यानी कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पे एक सेंटेंस यहां दिया है और एक यहां पर भी एक वर्ड दिया है, जिसके बीच में और वर्ड यूज करके दोनों भी सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है। दो एक्चुअल में सेंटेंस कौन से थे? इट इज रेनिंग और इट इज ह्यूमिड, राइट। तो इसका अगर मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? इसको तो पी अज्यूम करके रखा है, राइट। तो ये तो पी है, बीच में क्या दिख रहा है? और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि और के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा होता है और एंड के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा होता है। और मैंने तो एग्जांपल भी लिया था कि और के लिए हम चेयर का एग्जांपल लेते हैं, एंड के लिए हम कबर्ड का एग्जांपल लेते हैं। तो इस तरह से आप याद भी कर सकते थे। तो यहाँ पे पी और क्यू, और ये क्या? ह्यूमिड है। ह्यूमिड के लिए क्या है? क्यू। सो इट इज पी और क्यू। सिंपल था, राइट। तो करना क्या है आपको? बस यही देखना है कि ये कहां पे है, यहां पे है, बीच में ज्वाइन करने वाला वर्ड कौन सा है, ये और के लिए सिंबल ये ह्यूमिड एक्चुअली क्यू को डिनोट कर रहा है तो क्यू लिख दिया। उसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं। अभी यहाँ पे इफ से ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1.4 एक्सरसाइज का ये पार्ट है। मैंने वहां पे आपको बताया था कि जहां कहीं पे भी इफ देन दिख जाता है वहां पे आपको सिंबल इस्तेमाल करना है इसका। इसे हम कहते हैं कंडीशनल या फिर इंप्लीकेशन, जहां पर हम 2 सेंटेंस के लेफ्ट में, इस एरो के लेफ्ट में कुछ रहता है, राइट साइड में कुछ सेंटेंस रहता है और ये सेंटेंस कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। कैसा? इफ डॉट 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 देन उसके बाद डॉट डॉट डॉट, राइट। यानी कि इसको सिंबल कर अगर मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में करना है, कैसे करूंगा मैं? इफ के बाद में और देन के पहले जो कुछ भी सेंटेंस होगा वो आपका पी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इफ के बाद में और देन के पहले इट इज रेनिंग दिख रहा है, ये मेरा पी होना चाहिए और एक्चुअल में मेरा पी ही है, राइट। यानी कि मैं इसको डायरेक्टली पी ही लिख सकता हूं। और ये इफ तो आ गया, देन आ गया, यानी कि मुझे डायरेक्ट ये सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इंप्लीकेशन या फिर कंडीशनल, राइट। देन के बाद में क्या लिखा है? इट इज ह्यूमिड, और ह्यूमिड का तो ये लोग ने पहले से लिख के रखा है क्या? क्यू। तो ये भी तो सिंबल ही था, सिंपल, राइट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इट इज रेनिंग बट नॉट ह्यूमिड। ये पहले क्वेश्चन की तरह है, 1.2 से रिलेटेड है, बट ये P दिख रहा है तो पहले P लिख देता हूं मैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि ये P को डिनोट कर रहा है। बट नॉट मतलब क्या? नेगेशन वाला पार्ट, यानी कि जो 1.2 में 1.3 में सीखा था कि अगर नॉट बोला तो आपको ये वाला सिंबल इस्तेमाल कर लेना है। ये क्या होता है? नॉट का सिंबल है, तो मैं सिंपल यहां पे नॉट का सिंबल इस्तेमाल कर देता हूं। कौन नॉट किसके लिए है? ह्यूमिड के लिए है। ह्यूमिड कौन सा सेंटेंस को डिनोट कर रहा है? क्यू को, तो मैं क्यू। तो ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अभी इन दोनों के बीच में कुछ तो होगा ना। इट इज रेनिंग भी है बट ह्यूमिड नहीं है, यानी कि 2 सेंटेंस का जोड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे बट जहां कहीं भी आ गया ना, समझ लेना वहां पे एंड है, और एंड के लिए सिंबल हमेशा ये इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दोनों के बीच में हम एंड का यूज करेंगे। पहला इट इज रेनिंग के लिए पी, बट बोला तो एंड लगा दिया, नॉट बोला तो नॉट का सिंबल लगा दिया, ह्यूमिड बोला यानी कि क्यू लगा दिया। सिंपल। यानी कितना वर्ड लिखा हम लोग ने? ये पी, यहाँ पे पी क्यू और बीच में एंड, नॉट, इंप्लीकेशन, और इतने में ही आपको 3 मार्क्स मिल गए। था ना इजी?
तो बस इतना ही लिखना है। और यहाँ पे एक और चीज, अगर आपको प्रेजेंटेशन के लिए करना है, अच्छा प्रेजेंटेशन करना है बोर्ड पेपर में, तो आप ऐसे लिखना आंसर इसका, स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, फिर उसके बाद ये लिखोगे तो थोड़ा और अच्छा लिखेगा, राइट? नहीं तो ऐसा डायरेक्ट आंसर उसका आ जाता है, ठीक है? लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए प्लीज ऐसा आप करना कि लिख देना वहां पे स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, उसके बाद लिख देना, राइट? तो 3 मार्क्स के लिए पूछा था जुलाई 2017 में। तो अभी हम आगे भी देख लेते हैं, ये 1.2 और 1.4 पे डिपेंड था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड है। अभी 1.6 में एक्चुअली हुआ क्या है कि इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया था कि आपको ट्रूथ टेबल बनाना होगा, और ट्रूथ टेबल में कि आपका जो लास्ट वाला कॉलम का आंसर आता है उससे आपको क्या पता चलता है कि वो ट्रूथ टेबल कॉन्ट्रडिक्शन है, टोटोलॉजी है या फिर कंटिंजेंसी है। तो ये 3 मार्क्स का एक बार पूछा जा चुका है 2017 जुलाई में, और बहुत ही ईजी होता है ये ट्रूथ टेबल। और ट्रूथ टेबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। क्या करना होता है कि आपको जो वेरिएबल्स दिखते हैं ना, गिवन जो क्वेश्चन होगा उसमें जो सिंबल्स होंगे उसमें कितने वेरिएबल रिपीट हुए हैं या फिर कितने वेरिएबल है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने यहाँ पे कॉलम या फिर रो बनाए। तो यहाँ पे वेरिएबल अगर देखूं मैं ABCD में, तो यहाँ पे P and Q 2 ही वेरिएबल दिए हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको अगर ये नंबर ऑफ कॉलम अगर डिसाइड करना है, सॉरी नंबर ऑफ रोज अगर डिसाइड करना है, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल पे। 2 वेरिएबल है तो 2 मींस 4। तो करने क्या वाला हूं मैं 4 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे रो इसलिए बनाया। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल होते ना तो यहाँ पे 2:3 8 हो जाता, और 8 हो जाता था मतलब एक को छोड़ के मैं नीचे 8 ऐसे क्या करता यहाँ पे रो बना देता, ठीक है? तो अभी 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के हिसाब से मैंने 4 बना दिया है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करना है। तो 4 बना दिए, उसके बाद हम लोग को अभी कॉलम डिसाइड कैसे करना है, ये क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता है। कैसे? आपको करना क्या है कि इसमें जो ब्रैकेट बने होते हैं ना, अच्छा हर ब्रैकेट का अलग नाम होता है। फॉर एग्जांपल ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ना, उसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ये जो अंदर ब्रैकेट दिख रहा है उसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। हमेशा क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना होता है ओपन ब्रैकेट से, डायरेक्ट क्लोज ब्रैकेट से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि ये जो आपका P and Q दिख रहा है ना, P और Q, ये क्या है ओपन ब्रैकेट में, राइट? यानी कि P के लिए एक मैं टेबल बनाया है, एक कॉलम बनाया है मैंने, Q के लिए एक कॉलम बनाया है मैंने। तो पहले यहाँ P लिख देता हूं, यहाँ Q लिख देता हूं, ठीक है? फिर क्या करूंगा मैं कि P Q के लिए मैंने एक टेबल बना दिया है, P और Q के लिए भी एक टेबल कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे, राइट? इसलिए मैंने अलग से उसका एक कॉलम बनाया। इतने पार्ट के लिए बन गया, ओपन ब्रैकेट वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया कॉलम। अभी इतने का बन गया, मतलब अब इसके बाहर जाएंगे तो एक नॉट दिखता है, यानी कि अब इतने पार्ट के लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी कि नॉट P और Q, यानी कि ये क्लोज ब्रैकेट का इतना मैंने यहाँ पे इस कॉलम में ले लिया। अभी इतना हो गया, मतलब अब मुझे इतने के लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो अज्यूम कर लेता हूं कि इतने पार्ट को मैं A अज्यूम कर लेता हूं क्योंकि प्लेस कम है, राइट? तो मैं इसको A अज्यूम कर लेता हूं, P और A। तो मैं लास्ट कॉलम में P और A। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो कैसे डिसाइड करना है ये हमने देखा। अभी यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे जो एम्प्टी बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, उसमें लिखना है क्या एक्चुअली हमें लिखना होगा वहां पे पॉसिबल केसेस। कैसे पॉसिबल केसेस? यानी कि फॉर एग्जांपल कोई कॉइन होता है, तो अगर हम 2 कॉइन को एक साथ में टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटीज आती है कि दोनों भी कॉइन में हेड आए, या फिर दोनों में टेल आए, या फिर फर्स्ट कॉइन में हेड दूसरे में टेल, या फिर फर्स्ट वाले कॉइन में टेल दूसरे वाले में हेड आए। तो ऐसे 4 पॉसिबल केसेस होते हैं। उसी तरह से वेरिएबल भी काम करता है। 2 कॉइन थे तो 4 पॉसिबल केसेस आए थे। उसी तरह से अगर 2 वेरिएबल है तो 4 यहाँ पे केसेस आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 4 रोज को बनाया हुआ है, और कॉलम तो मैंने आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है? अभी करना क्या है कि हेड को के लिए मैं यहाँ पे T यानी कि ट्रू वाला वर्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ, और टेल के लिए मैं यहाँ पे फॉल्स ये वर्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो 4 केसेस है तो मैं पहले 4 केसेस बना लेता हूँ। कैसे बनाना है? आपको लिखना है ट्रू फॉल्स, डबल फॉल्स। देखो यहाँ पे 4 केसेस बन गए, ट्रू फॉल्स फॉल्स। पहले कौन में टेल, सॉरी हेड, दूसरे में टेल, फर्स्ट वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड। 4 कैसे बन गए। उसके बाद 4 केसेस बनाने के बाद ये जो बीच में जो कंजक्शन वर्ड होते हैं ना, ये इसके बेस पे आगे वाला हमें फिल करना होता है। अभी ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इसको मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इसको बोलते हैं हम और बोलते हैं। और मतलब इस केस में क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना होता है कि
उसके लिए मैंने एग्जाम्पल बताया था, चेयर का एग्जाम्पल। चेयर के एग्जाम में होता क्या है, एक चेयर को अगर उठाना है तो एक पर्सन एक चेयर को इजिली पिकअप कर सकता है, राइट। उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे ये एक पहला बंदा है, ये एक दूसरा बंदा है, बीच में चेयर का एग्जाम्पल है, दो लोग उस चेयर को उठाने के लिए रेडी है, वहां पे रेडी है या नहीं ये देखना है। तो ये दो बंदे हैं, ये पहला बंदा बोलता है कि हाँ मैं उस चेयर को उठाऊंगा, दूसरा बंदा बोलता है मैं चेयर को उठाऊंगा। तो यानी कि चेयर को उठा सकते हैं वो लोग, ऑफकोर्स उठा सकते हैं, दोनों ने हाँ बोला है, तो यानी कि इसका आगे का आंसर टी आएगा। सेकंड वाला केस लेते हैं, पी बोल रहा है मैं चेयर को उठाऊंगा, क्यू बोल रहा है मैं चेयर को नहीं उठाऊंगा। एक ने मना कर दिया, बट एक तो बोल रहा है ना, और चेयर तो लाइट इन वेट होती है, राइट। तो एक बंदे ने हाँ बोल दिया, मतलब चेयर को उठा सकता है, यानी कि इसका भी टी आएगा। यानी कि हमें फैक्ट से डील करना है, तो यहां पे भी टी आ गया। फिर नेक्स्ट थर्ड केस में पी ने मना कर दिया नहीं उठाऊंगा, लेकिन क्यू बोलता है मैं उठाऊंगा, यानी कि क्यू तो बोल रहा है ना, यानी कि चेयर को उठा सकता है वो। फोर्थ केस में दोनों भी फॉल्स है, यानी कि दोनों ने भी मना कर दिया मैं चेयर को उठाऊंगा ही नहीं, तो जादू थोड़ी ना कि अपने आप से उठ के चला जाएगा, राइट। मतलब वहां पिक नहीं होगा, यानी कि मैं यहाँ पे टी नहीं बल्कि फॉल्स लिखूंगा। इस तरह से बहुत इजीली हम बना सकते हैं। चलो आगे वाला केस भी देख लेते हैं। अभी यही के यहाँ पे लिखा है मैंने, बट इसके बाहर मैंने कुछ लिखा है, क्या इस सिंबल को बोलते हैं नेगेशन या फिर नॉट। नॉट मतलब इसका रिवर्स, यानी कि उसका उल्टा। ये क्या है, टी, तो यहां मैं लिखूंगा एफ, यहां टी तो यहां एफ, यहां टी यहां एफ, यहां एफ तो यहां टी, राइट। बहुत इजी था। नेगेशन 1.3 में सीखा था हमने, ये और वाला 1.2 में सीखा था। अभी लास्ट में मैंने लिखा है पी और ए। पी यहां पे है, और मींस चेयर, ए मतलब क्या, ए मतलब ये वाला पार्ट, मैंने इसको ए अज्यूम किया है। तो ये और इन दोनों के बीच में हमें कंपेयर करना है, किससे, और से। और किसके लिए है, चेयर का एग्जांपल, यानी कि दोनों में से एक ने भी अगर ट्रू बोला, यानी कि हाँ बोला, तो मेरा आंसर ट्रू आएगा। यानी कि इन दोनों में से पी हाँ बोल रहे हैं, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। सेकंड वाले और नीचे जाते हैं, अगेन पी हाँ बोल रहा है, यानी कि फिर से ट्रू। फिर और नीचे आया, दोनों ने भी मना कर दिया, यानी कि फॉल्स। और नीचे आया तो देखो यहाँ पी मना कर देता है, बट यहाँ पे ए वाला जो केस है वो ट्रू बोलता है, यानी कि इसका आंसर ट्रू आता है, क्योंकि चेयर है, एक बंदा भी उसको उठा सकता है। तो बहुत इजी था ये ट्रू टेबल बनाना। उसी तरह से कोई भी अगर ट्रू टेबल आता है तो आप इसी तरह से लॉजिक या फिर फैक्ट से डील करके कर सकते हो। या फिर अगर यहाँ पे और वाला एग्जांपल नहीं आता ना, कुछ और आ जाता है, यानी कि एंड वाला। एंड भी एक होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि चेयर की जगह पे हम कबोर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। कबोर्ड वाले एग्जांपल में होता कैसा है ना, कि कबोर्ड है मतलब हैवी होगा, अगर हैवी होगा तो एक बंदा तो उठा नहीं सकता उसको, यानी कि एटलीस्ट दो लोग तो लगेंगे उसको उठाने के लिए, राइट। यानी कि अगर पी एंड क्यू दोनों ने भी हाँ बोला तो ही ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक ने भी ना बोला ना, तो यहां ट्रू नहीं आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि कबोर्ड हैवी है, दोनों का हाँ होना जरूरी है। तो इस तरह से अगर एंड आता है तो आप उसको भी कर सकते हो। इस तरह से कोई भी ट्रू टेबल आए तो आप ऐसे सॉल्व कर देना। अभी क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया था ट्रू टेबल बनाना नहीं, आपको ट्रू टेबल बना के चेक करना था कि वो ट्रू टेबल क्या डिनोट करता है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या फिर कंटिजेंसी। अभी ये क्या बोल दिया मैंने, टोटोलॉजी क्या होता है, टोटोलॉजी मींस आपका जो लास्ट वाला कॉलम आया है ना, सब ट्रू होना चाहिए। क्या ये सब ट्रू है? नहीं, तो ये टोटोलॉजी नहीं है। दूसरा होता है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन है क्या, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सब फॉल्स होना चाहिए या फिर एफ होना चाहिए। क्या सब फॉल्स है? नहीं, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है। थर्ड होता है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मतलब ट्रू भी होता है, फॉल्स भी होता है। देखो यहां लिखा है मैंने ट्रू एंड फॉल्स। तो देखो यहाँ स्टार्टिंग में फॉल्स, सेकंड और फोर्थ केस में ट्रू है, लेकिन थर्ड केस में फॉल्स है। तो ये मिक्सचर है ट्रू फॉल्स का, यानी कि ये जो हमारा ट्रू टेबल दिया है आपको, ये एक्चुअल में कंटिजेंसी है। यानी कि इसका आंसर क्या लिखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख के हम और ट्रू टेबल को अच्छे से जानेंगे। अभी ट्रू टेबल में हम लोग जो देखा था वो दो वेरिएबल का था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मार्च 2015 में पूछा गया था, और इसमें 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। अभी इसमें करना कैसे है कि रो एंड कॉलम डिसाइड कैसे करना है वो अच्छे से समझ जाएगा। वो छोटा था तो मैंने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के बेसिस पे ही कॉलम डिसाइड कर लिया था, बट ये बड़ा है, 3 वेरिएबल वाला है, तो रो एंड कॉलम कैसे डिसाइड करना है ये बहुत अच्छे सीखने समझने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा था कि आपको दे के रखा था कि 2 पैटर्न दिए थे। कहाँ दिया है? ये पहला पैटर्न है और ये सेकंड वाला पैटर्न है।
और ये दोनों पैटर्न में रिलेशन सेम है कि नहीं, दोनों भी इक्वल है क्या नहीं, ये चेक करने बोला गया था आपको। तो करना क्या है, आपको रो अन कॉलम डिसाइड कैसे करना है, रो डिसाइड करना है नंबर ऑफ वेरिएबल पे, यानी कि पिछली बार मैंने आपको जब बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि 2n, 2 वेरिएबल थे तो 2 किया था, 4 रो बनाए थे मैंने। अब यहाँ 3 वेरिएबल है, कौन से, p q r, इसमें भी p q r ही है, 3 वेरिएबल यानी कि 2:3 मींस 8, 2 का क्यूब 8 ही होता है ना। अभी 8 बोला मतलब हमारा ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉलम कैसे डिसाइड करना है, 3 वेरिएबल है तो पहले 3 कॉलम बना लिया, बाकी के कॉलम कैसे डिसाइड किया मैंने वहां पे चेक किया कि कौन से सिंबल इस्तेमाल किए, कौन से पहुंचे, पहला एक और है, फिर ये इंप्लीकेशन है, फिर इंप्लीकेशन 3 हो गए, फिर एंड 4 हो गए, फिर इंप्लीकेशन 5 हो गए, यानी कि पी क्यू आर को छोड़ के 1 2 3 4 5 बनाना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉलम 3 + 5 = 8। इस तरह से रो एंड कॉलम डिसाइड हो जाएगा। नाउ रो कॉलम डिसाइड तो हो गया, बट साइज बराबर देख लेना और बड़ा पेज पे करना, नहीं तो एक पेज पे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने पहले किया क्या कि पी क्यू आर लिख दिया, फिर मैंने लेफ्ट साइड में जो सेकंड वाला पैटर्न था P implies R उसके लिए लिखा, Q implies R उसके लिए लिखा। क्यों, मैंने आपको बताया था कि आपको पहले जो ओपन ब्रैकेट होते हैं ना, यानी कि जो ऐसे ब्रैकेट वाले होते हैं ना, उनके लिए सबसे पहले आपको कॉलम बना लेना है, इसके बाद वेरिएबल के बाद। तो P एंड R के लिए एक, Q implies R के लिए एक, फिर इन दोनों के बीच में एंड, तो इसके लिए एक। पहले वाले पैटर्न पे आ जाओ, P और Q के लिए एक, P और Q implies R के लिए एक। इस तरह से 8 कॉलम और 9 रो बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग ने TF किया था पिछली बार, 2 कॉइन को हम लोग ने एग्जांपल पे तौर पे लिया था कि 2 कॉइन को एक साथ में आकर हम लोग टॉस करते हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज आती थी, बट अगर हम लोग 3 कॉइन को एक साथ में जब टॉस करते हैं ना तो 8 पॉसिबिलिटीज आते हैं। कैसे, इसी तरह से ना। करना क्या है यहाँ पे, आपने वो गाना तो सुना होगा, 1 2 का 4 4 2 का 1, यहां पर भी वही करना है। क्या, आपको तीसरे वाले वेरिएबल के पास जाना है, वहां पे लिख देना है ट्रू, और पीछे आना है 2 बार ट्रू, और पीछे आना है 4 बार ट्रू, तो हो गया ना 1 2 का 4, राइट। अब यही करना क्या है अपने को कि अभी यहां पे ऐसा लिखा है, अगर 4 ट्रू हो गए तो 4 फॉल्स होंगे, 2 ट्रू है तो नीचे 2 फॉल्स होंगे, 2 फॉल्स आ गए तो फिर से 2 बार ट्रू होंगे, 2 बार ट्रू हो गए तो फिर से 2 बार फॉल्स होंगे, यानी कि अल्टरनेट लेना है आपको, राइट। एक बार ट्रू है तो नीचे एक बार फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, तो हो गया ना। यहाँ पे इजी था। तो पी क्यू आर का आपने वहां पे TF फिल कर दिया। फिर आगे मैंने जो पिछले वाले एग्जांपल में एंड और वाला एग्जांपल लिया था, राइट, और वाले के ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, बट इसमें एंड भी है, इंप्लाई भी है। किधर इंप्लाई, ये रहा। एंड के लिए मैंने कबर्ड का एग्जांपल दे दिया था आपको। अब तीनों को हम लोग एक बार रिलेट करते हैं। फोर्थ कॉलम हमारा P implies R है। अभी इंप्लाइज के लिए हम लोग को फिर से एग्जांपल लेना पड़ेगा। कैसा, ऐसा मैंने लिखा है पास फेल। पास फेल के लिए मैंने एग्जांपल एक ले सकते हैं फैक्ट पे कि कोई बंदा है, स्टडी करता है यानी कि टी, और एग्जाम हॉल में जाता है, पास हो जाता है अच्छे नंबर से, तो यानी कि ट्रू है, राइट। और ये बात सच है तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे। यानी कि सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि कोई बंदा स्टडी करता है, एग्जाम हॉल में जाता है, फेल हो जाता है। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, यानी कि उसका आंसर हमारा फॉल्स आएगा। कोई बंदा स्टडी नहीं करता है, एग्जाम हॉल में जाता है, फेल हो जाता है, फैक्ट है क्या? ऑफकोर्स फैक्ट है। नहीं पढ़ा, फेल हो गया, तो वहाँ फॉल्स लिखेंगे, सॉरी वहाँ पे ट्रू लिखेंगे। नहीं पढ़ा, फेल हो गया, ट्रू है ना, फैक्ट है ना, तो ट्रू ही लिखेंगे। एग्जाम नहीं पढ़ता है बच्चा, एग्जाम हॉल में जाता है, फेल हो जाता है, सॉरी पास हो जाता है, पॉसिबल है क्या? नहीं पढ़ा पास हो सकता है क्या? हो सकता है ना, आगे पीछे वाले ने अगर हेल्प कर दी, यानी कि आगे पीछे वाले की दुआ हो गई, तो पास हो सकता है ना, तो वहां पर ट्रू हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है। तो इसको हम कर लेते हैं। क्या, P implies R, P किधर है, ये रहा, R किधर है, ये रहा। तो बंदा पढ़ता है, एग्जाम हॉल में जाता है, पास हो जाता है, फैक्ट है, ट्रू है, ट्रू है। सेकंड यहाँ पे
बंदा पढ़ता है, एग्जाम हॉल में जाता है, रिजल्ट आता है फेल हो जाता है। फेल हो सकता है क्या? पढ़ के गया फेल हो गया? नहीं, रॉन्ग है ये, फैक्ट। थर्ड एग्जांपल है नहीं पढ़ के गया पास हो गया, ट्रू, फैक्ट है। फोर्थ एग्जांपल है पढ़ा फेल हो गया, हो सकता है क्या? नहीं, फॉल्स। फिफ्थ एग्जांपल है यहाँ पे, फिफ्थ मतलब केस है यहाँ पे, नहीं पढ़ा पास हो गया, हो सकता है क्या? मैंने बताया आगे पीछे वाले की दुआ हुई तो पास हो सकता है, नहीं पढ़ा तो आगे पीछे वाले हेल्प कर सकते हैं, नहीं पढ़ा पास हो गया, ट्रू है। फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स यहाँ केस क्या है? यहाँ पे नहीं पढ़ा एग्जाम दिया रिजल्ट आया फेल हो गया, नहीं पढ़ा फेल हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, सही है, ट्रू है। सेवेंथ यहाँ पे नहीं पढ़ा पास हो गया, आगे पीछे वाले की दुआ अगेन, ट्रू। एट्थ केस नहीं पढ़ा फेल हो गया, राइट है, फैक्ट है, ट्रू है। बहुत इजी था ये तो। उसी तरह से हम लोग क्यू इंप्लाइज आर भी करना है। क्यू की तरह ये रहा, आर की तरह ये रहा। नहीं यहां पढ़ के जाता है एग्जाम बच्चा पास हो जाता है, ट्रू। पढ़ के जाता है फेल हो जाता है, हो सकता है नहीं, फेल। नहीं पढ़ा पास हो गया, हो सकता है आगे पीछे लगी दुआ, यानी कि ट्रू। नहीं पढ़ा फेल हो गया, ये भी ट्रू। ऐसे करके मैं सारे फिल कर देता हूं, ठीक है। स्टडी करता है पास हो जाता है, ट्रू। स्टडी करता है फेल हो जाता है, नहीं पॉसिबल है। नहीं स्टडी करता है पास हो जाता है, ट्रू है, फैक्ट है। नहीं स्टडी करता है फेल हो जाता है, ये भी फैक्ट है। तो यहां पे मैंने ये भी फिल कर दिया। नेक्स्ट क्या है, मैंने इसके बीच में एंड को डाल दिया है। इन दोनों के बीच में एंड को डाल दिया, मतलब कबोर्ड को डाल दिया है। कबोर्ड वाला एग्जांपल मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि कबोर्ड मतलब वो हैवी है। हैवी है मतलब दो बंदे एटलीस्ट तो चाहिए जो उस कबोर्ड को उठा सके, तभी उठेगा ना, राइट। कबोर्ड है अगर उसको उठाना है तो दो लोग तो लगेंगे कम से कम, यानी कि दोनों ने भी अगर ट्रू बोला तो ही उसका आंसर ट्रू आएगा। अगर एक ने भी बंदे ने मना कर दिया, यानी कि एफ बोल दिया एक ने भी, तो कबोर्ड को उठाना एक के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो वहां पे फॉल्स आएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको हम डील करने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है? एंड। तो यहाँ पे दोनों अगर हाँ बोलेंगे तो ही ट्रू आएगा, तो ये दोनों ने हाँ बोला, ट्रू है। दोनों ने ना बोला यानी कि फॉल्स है, कबोर्ड उठेगा ही नहीं। दोनों ने हाँ बोला, ट्रू। एक ने ना बोला, दूसरे ने हाँ बोला, फॉल्स। एक से नहीं हो सकता। दोनों ने हाँ बोला यानी कि कबोर्ड उठा सकते हैं। एक ने हाँ बोला, दूसरे वाले ने ना बोल दिया, नहीं उठा सकते कबोर्ड को। दोनों ने हाँ बोला, ट्रू। दोनों ने हाँ बोला, अगेन ट्रू। इजी था। नेक्स्ट वाला यहाँ पे है पी और क्यू। किधर गया पी और क्यू? ये रहा, ये वाला हम ले रहे हैं। पी और क्यू और के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था क्या? चेयर वाला एग्जांपल, जिसमें एक बंदे ने भी अगर हाँ बोल दिया तो चेयर को उठाया जा सकता है, राइट। यानी कि एक केस सिर्फ ट्रू होना चाहिए और हमारा आंसर ट्रू आ जाता है, नहीं तो फॉल्स आता है। तो पी और क्यू किधर गया? ये रहा। इन दोनों के बीच में और है, यानी कि एक का ट्रू होना चाहिए। दोनों का ट्रू है यानी कि ट्रू आएगा। दोनों का ट्रू है, ट्रू आएगा। एक का ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है, यानी कि चेयर उठेगा, यानी कि ट्रू आएगा। चेयर के लिए अगेन पी वाले ने हाँ बोला, यानी कि अगेन ट्रू आएगा। यहां पे पहले वाले बंदे ने मना कर दिया, लेकिन दूसरा बंदा ट्रू बोल रहा है, यानी कि आंसर ट्रू ही आएगा। चेयर के लिए एक ही ट्रू चाहिए होता है। दोनों में से सेकंड वाले ने ट्रू बोला तो ट्रू आएगा। दोनों ने फॉल्स बोला यानी कि चेयर तो उठेगा नहीं। दोनों ने मना कर दिया ना, चेयर कैसे उठेगा? फोर्थ एग्जांपल में, इसमें लास्ट वाले एग्जांपल में दोनों ने मना कर दिया तो इसका भी फॉल्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? पी और क्यू इंप्लाइज आर। पी और क्यू ये रहा, आर किधर है? ये रहा। अच्छा, दिस इंप्लाइज दिस है, हाँ ऐसे मत इसको काउंट करना, ऐसे पी और क्यू इंप्लाइज आर। तो मतलब ये पहले केस देखना है, फिर ये केस देखना है। बीच में कौन है? अगेन इंप्लाइज, यानी कि पास हो गया फेल हो गया, पास हो गया फेल हो गया। जहां पे एक ही केस ऐसा है जहां पे बंदा स्टडी करके जाता है और फेल हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है, और फेल वो एफ आता है, यानी कि ट्रू इंप्लाइज एफ हमेशा एफ होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। तो ट्रू इंप्लाइज एफ किधर है ये देख लेते हैं। ट्रू इंप्लाइज एफ है क्या? नहीं है। ट्रू इंप्लाइज एफ ये रहा, ये यानी कि ये फॉल्स आएगा। ट्रू इंप्लाइज ट्रू नहीं है। ट्रू इंप्लाइज एफ ये फिर से आ गया फॉल्स। फिर ट्रू इंप्लाइज टी, ट्रू इंप्लाइज एफ फिर से आ गया तो एफ। फिर एफ इंप्लाइज ट्रू, एफ इंप्लाइज ट्रू,
राइट। तो यहाँ पे तीन ही केसेस आ रहे हैं। मैंने क्या बोला था इंप्लाइज के केस में, टी इंप्लाइज एफ, हमेशा एफ होता है, बाकी केस में ट्रू आता है, यानी कि बाकी क्या हम लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं। तीसरा से ये हम इसका ट्रूथ टेबल बना लिए, बट क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो दो पैटर्न दिए हैं हम लोग को, क्या वो दोनों भी इक्विवेलेंट है, क्या सेम है क्या उनकी पॉसिबिलिटीज। तो ये किधर है, ये रहा, ये किधर है, ये रहा। इनके जो पॉसिबल रिजल्ट्स आए हैं क्या सेम है क्या, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी 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 सब सेम है। यानी कि हम लोग को ये प्रूव करना था कि दोनों भी पैटर्न सेम है, तो हेंस प्रूव, हेंस गिवन पैटर्न आर इक्विवेलेंट। कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स के लिए था, यानी कि ये आपका 2 मार्क्स और ये मेरा आपका, ये लिखने का भी आपको मार्क्स मिलता है 1 मार्क्स, तो 3 मार्क्स का ये हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट वाला पार्ट था। अब हम एक्सरसाइज 1.8 पे जाएंगे। 1.7 जो है हमारा वो ओमिट कर दिया है, तो 1.8 पे जाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.8 से भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3-4 मार्क्स के लिए, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये जुलाई 18 में पूछा जा चुका था, वो भी 4 मार्क्स के लिए। तो पूछा क्या था आपको, सिंपल सा कि जो आपको पैटर्न दिया गया है उसको आप नेगेशन कैसे करोगे, लेकिन नेगेशन करते वक्त आप कौन सा रूल का इस्तेमाल करोगे। हम वहां पे एक ही रूल का इस्तेमाल करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ उसको हम बोलते हैं। उसमें हम करते क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में जो पैटर्न दिया है उसमें कहीं और या फिर एंड दिखता है, और मींस ऐसा सिंबल, एंड मींस उल्टा वी, अगर ये सिंबल दिखता है और हम उसका नेगेशन करते हैं तो और एंड बन जाता है, एंड और बन जाता है, यानी कि वी जो दिख रहा है वो एंड में कन्वर्ट हो जाता है और जो एंड दिखता है वो और में कन्वर्ट हो जाता है। वो बात अलग है कि वेरिएबल के आगे अगर नेगेशन नहीं है तो नेगेशन आ जाता है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी नेगेशन आ गया। यानी कि 2 चीज होती है डी मॉर्गन्स लॉ में, एक और एंड बन जाता है, या फिर वी उल्टा वी बन जाता है, या फिर उल्टा वी बन जाता है। दूसरा कि आपको वेरिएबल के सामने नॉट लगाना पड़ता है, अगर नॉट है तो नॉट को हटाना पड़ता है, तो ये आपको नेगेशन में करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, 2-2 मार्क्स के लिए दोनों भी है, तो मैं एक करता हूं और एक आप करना। तो P एंड Q इंप्लाइज R, इसका नेगेशन करने से पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना होगा नेगेशन, यहाँ पे लिखना होगा नेगेशन, और ऐसे लिखने के बाद ये जो दिया है ना आपको, उसके आगे आपको नेगेशन लिख देना है, P एंड Q इंप्लाइज R। ठीक है, नाउ नेगेशन करने से पहले यहां पे एक ओपन ब्रैकेट दिख रहा है, ओपन ब्रैकेट को आपको पहले क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यहां पे लिखा है Q एंड R, और Q एंड R का हम पहले सॉल्व करेंगे। Q एंड R को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है क्या, कि आपको इसको सॉल्व इस तरह से करना है कि आपको अगर इस इंप्लाइज को हटाना है, इस ब्रैकेट को खोलना है, तो पहले वाले के आगे आपको नॉट लगाना होगा और बीच में और लगाना होगा, और उसके बाद सेकंड वेरिएबल लिखना होगा। क्या करना होगा, पहले वाले वेरिएबल के आगे नॉट, बीच में और सेकंड वाला सेम लिख देना है। तो अभी ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने, इस तरह से नेगेशन खुल गया। अभी नेगेशन जब अंदर जाएगा तो नेगेशन का रूल अप्लाई होगा। कैसे, ये नेगेशन अंदर गया, ये P था, अभी बन जाएगा नॉट P। ये और अंदर गया, उसको एंड दिखा, एंड को बना देगा वो और में। ये नेगेशन और अंदर जाएगा तो नेगेशन के सामने आ जाएगा, लेकिन नेगेशन तो क्यू के साथ है ना, इसलिए मैंने इसको भी ब्रैकेट में लिखा। नेगेशन और अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा और बन जाएगा एंड, नेगेशन और अंदर जाएगा तो आर बन जाएगा नॉट आर। तो 2 चीज चेंज हुई यहां पे, एक कि यहां पे एंड और में बन गया और एंड में बन गया, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। दूसरा, अभी यहां पे नेगेशन करते वक्त नेगेशन के सामने आ गया। अभी नेगेटिव क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, पॉजिटिव। उसी तरह से नेगेटिव के साथ में आएगा अगर, तो नेगेशन कैंसिल होके वो पॉजिटिव बन जाता है। तो नॉट P और Q एंड नॉट R।
तो यहाँ पे सिंपल सा काम करना है, डिमॉर्गन से अप्लाई करना है और सिंपल सा यहाँ पे नेगेशन को हटा देना है और यहाँ पे रीजन लिखना है नॉट क्यू ऑफ नॉट क्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह से सेकंड वाले तो बहुत इजी है, ये नॉट हट जाएगा, पी आएगा, एंड आएगा, नॉट हट जाएगा, यानी कि पी एंड क्यू आंसर आएगा, वो तो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये 3 मार्क्स से पूछा गया था अक्टूबर 15 में। इसमें पूछा क्या है आपको कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस का जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है, पी इंप्लाइज क्यू, और आपको करना क्या होता है कि आपको उस पैटर्न को, उस क्वेश्चन को 3 अदर पैटर्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स मीन्स व्हाट? कन्वर्स मीन्स आपको सेंटेंस का सीक्वेंस चेंज करना पड़ता है। जो बाद में हो रहा है ना इवेंट, उसको पहले लिखना होता है, और जो पहले हो रहा है उसको बाद में दिखाना पड़ता है। और इनवर्स में जो पहले हो रहा है उसको नोट करना होता है, सेकंड जो हो रहा है उसको भी नोट करना होता है, थर्ड में रिवर्स ऑर्डर भी चेंज करना होता है, नेगेशन भी करना होता है। चलो सॉल्व करके इसको देखते हैं। ये हमारा इफ है, ये मेरा देन है। इफ देन के बीच में जो होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, पी अज्यूम करते हैं। तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं पूरे को पी, और देन के बाद जो कुछ दिख रहा है ना उसको अज्यूम कर लेते हैं क्यू। तो पी इफ एंड देन है, इफ एंड देन के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला सिंबल, एरो वाला। तो P इंप्लाइज क्यू आपको दिया हुआ है, आपको कन्वर्स करना है, मतलब ये वाले वर्ड को इधर लिखना है और ये वाले वर्ड को इधर लिखना है, सिंपल सा है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ देयर एरियाज आर इक्वल, देयर मतलब कौन, 2 ट्राइंगल, तो लिखूंगा मैं इफ 2 ट्राइंगल्स एरियाज आर इक्वल। मतलब ग्रामर का भी ध्यान देना है यहाँ पे। अभी इसको मैंने बोला क्यू को यहाँ लिखना है, लेकिन देयर किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, दोनों ट्राइंगल के लिए ना, इसलिए मैंने देयर के यहाँ पे लिखा इफ 2 ट्राइंगल्स एरियाज आर इक्वल, देन क्यू की जगह पे आप लिखना है पी, और पी दिया है आपका 2 ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 ट्राइंगल्स नहीं, लिखूंगा देयर, क्योंकि मैंने पहले यह लिख दिया ना 2 ट्राइंगल, सीक्वेंस के हिसाब से देयर आना चाहिए, और लिखूंगा देयर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि यहां पे इसी के बारे में बता रहा हूं ना मैं। तो इनका एरिया था, ये एरिया नहीं, ये डायरेक्ट ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, इसलिए मैं लिखूंगा दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, फिर इनवर्स में क्या करना है आपको, जो सेंटेंस दिया है ना उसको ऐसे रहने देना है। बस करना क्या है कि दोनों सेंटेंस के पहले, वर्ब के पहले आपको नॉट लगाना होगा। यानी कि ये सेम दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना आपको आर नॉट, उसके पहले आपको नॉट लगाना था, बट यहां तो ऑलरेडी नॉट है, तो अगर नॉट रहेगा तो नॉट हटा देना है, नॉट नहीं रहेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो नॉट लगा देना है। तो नॉट यहां पे है तो मैं इसको हटा दूंगा, तो लिख दूंगा मैं इफ 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब मैंने क्या किया, सिंपली नॉट को हटा दिया। क्यों, क्योंकि क्या बोलता है ये, पी के आगे क्या लगाना है, नॉट लगाना है, उल्टा लिखना है, और क्यू के आगे भी क्या लगाना है, उल्टा लिखना है। यानी कि देन देयर एरियाज आर के बाद आपको यहां पे नॉट लगाना होगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाओ, अगर नहीं है सॉरी यहाँ पे अगर यहाँ पे नॉट है तो नॉट को हटा दो। तो यहाँ का मैंने नॉट हटा दिया, और यहाँ नॉट नहीं था आर के बाद तो मैंने नॉट लगा दिया। तो इनवर्स में यही करना होता है। कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या करना है कि इनका पी की जगह पे क्यू जाएगा, क्यू की जगह पे पी आएगा, और जहां नॉट होगा नॉट को हटा देना है, जहां पे नॉट होगा वहां पे नॉट लगा देना है। ठीक है, तो यानी कि सिंपली क्यू पी के पहले नॉट लगाना है, क्यू पी तो ये भी है ना, यानी कि इनके हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। किधर है, ये रहा, इसके बाद नॉट लगाना है, इसके बाद नॉट हटा देना है। तो लिख दूंगा मैं इसको सेम, इफ 2 ट्राइंगल्स एरियाज आर नॉट इक्वल, तो मैंने चेंज क्या किया, जस्ट आर के बाद नॉट लगा दिया। क्यों, यहां बोला है कि नॉट के क्यू के पहले नॉट लगाना है, तो इसके पहले मैंने क्या किया, नॉट लगा दिया। देन लिखा, फिर लिखना है क्या, जो पी होगा पी के आगे आपको नॉट लगा देना है, मतलब यहां पे पी है आपका, राइट, तो
तो यहां से नॉट है तो नॉट को हटा देना, तो लिखना है मुझे यहां पे देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। सिंपल सा था। तो इस तरह से हमारा ये 3 मार्क्स मिल जाता है, यानी कि 1 2 3 मार्क्स। तो ये 4 मार्क्स रही है और ये 3 मार्क्स रही है। एक्सरसाइज 1.8 से था। तो चलिए अब 1.9 वाला एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पूछा जाता है, वो भी 4 मार्क्स के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.9 पे है, जिसमें हम विदाउट ट्रूथ टेबल भी हम कुछ प्रूव कर सकते हैं। यानी कि जब तक हम लोग पैटर्न सॉल्व कर रहे थे कि एक पैटर्न दूसरे पैटर्न से इक्वल है कि नहीं, वो हम ट्रूथ टेबल से करते थे। बट कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिससे हम विदाउट ट्रूथ टेबल से भी हम उसको प्रूव कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें हम कुछ रूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, एसोसिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव। तो ऐसे बहुत से लॉस होते हैं, आई थिंक 9 to 10 है पूरे, बट हमें ज्यादा करके 3 से 4 ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी एंड डी मॉर्गन्स। और एक और चीज, कभी भी अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ही होता है, उसके बाद आइडेंटिटी ही होता है। एक्चुअल पहले होता क्या है ये देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स लाइक मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी नंबर को इस तरह से लिखते हो 5 into 2 + 3, तो मैं इसको 2 तरह से सोल्व कर सकता हूं। क्या 2 + 3 is 5, आता है 25, ऐसे सोल्व कर सकता हूं। दूसरा क्या तरीका है मेरा, 5 into 2 + 5 into 3, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 into 2 मीन्स 10 प्लस 5 into 3 15। तो मैं दोनों तरह से कर सकता हूं, या अंदर वाले क्लोज ब्रैकेट जो ब्रैकेट उसको पहले सॉल्व करूं, उसके बाद मल्टीप्लाई करूं, या फिर इस नंबर को ब्रैकेट के अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई करूं, फिर आंसर निकालूं। दोनों का तो एक ही मतलब है ना, आंसर तो सेम ही आता है। बट हम लोग ये तरीका क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये तरीका जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम बाकी रूल इस्तेमाल करके हम इस पैटर्न को छोटा छोटा कर सकते हैं। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो बड़ा सा पैटर्न है ना, वो एक्चुअली सिर्फ एक सिंगल से पी के बराबर है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में यही है। तो जो और है इसको अज्यूम कर लो मल्टीप्लिकेशन है, फिर जो अंदर एंड दिख रहा है उसको अज्यूम कर लो प्लस है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, देखो ये वाला 5 into 2 + 5 into 3। उसी तरह से ये भी P और Q एंड P और R। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मींस सिंपली मल्टीप्लिकेशन, ऐसा वाला। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लॉ होता क्या है, मैंने आपको चेयर और कबोर्ड वाला एग्जांपल बताया था, जिसमें हम और एंड वाला सिंबल का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी यहाँ पे जो दिया है और दिया है, और के लेफ्ट साइड में भी P है, राइट साइड में भी P है, देखो यहाँ पर भी यहाँ पर भी, बट दोनों का सेम बंदा है लेकिन उसकी ओपिनियन जो है डिफरेंट है। यहाँ पर अगर चेयर की बात करूं, चेयर को एक साइड से P बोलता है कि हाँ मैं उसको पिक करूंगा, लेकिन उसी दूसरे साइड से वो क्या बोलता है कि मैं उसे पिक नहीं करूंगा। यानी कि एक बंदा दो चीजें बोल रहा है, लेकिन एक बार तो उसने हाँ बोल रहा है ना, यानी कि आंसर क्या आएगा, टी आएगा। तो चेयर को पिक कर सकते हैं। बट वही अगर और के जगह पे एंड वाला केस दे देता, यानी कि कबर्ड वाला एग्जांपल, तो दो लोग दोनों तरफ से भी हाँ होना चाहिए, तभी कबर्ड को उठाया जा सकता है। बट यहाँ पे एक ही बंदा पहले हाँ बोल रहा है फिर बातें ना बोल रहा है, यानी कि उठाया नहीं जा सकता उसको कबर्ड को। तो यहाँ पे मैंने सी लिखा है, सी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मींस आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है बीच में और है यानी कि चेयर है, लेफ्ट साइड में P बैठा हुआ है, वो अपना आंसर नहीं बता रहा कि मैं हाँ चेयर को उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा, लेकिन राइट साइड में जो है ना उसने डायरेक्ट बता दिया कि हाँ मैं उसको उठाऊंगा। देखो उसने टी लिखा है, टॉटोलॉजी। लेफ्ट साइड ने आंसर नहीं बताया बट राइट साइड ने बता दिया ना, और चेयर को उठाने के लिए एक ही बंदा चाहिए, तो P से मतलब नहीं है, P कुछ भी बोले, एक ने हाँ बोल दिया ना, मतलब मेरा आंसर तो ट्रू ही आएगा। ठीक है, वही अगर एग्जांपल ले लूं मैं कि अगर सेकंड वाले बंदे ने अगर फॉल्स बोला होता, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन मना किया होता, तो चेयर उठाना है, P तो बता नहीं रहा है कि मैं उसको उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा, लेकिन दूसरे वाले बंदे ने मना कर दिया। तो यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है P पे कि P आंसर क्या करेगा। अगर P बोलता है कि हाँ मैं उसको पिक करूंगा तो वो उठा पाएगा, अगर नहीं बोलेगा तो चेयर को नहीं उठाया जा सकता, राइट। तो सब कुछ डिपेंड करता है P पे, इसलिए इसका आंसर आता है P। थर्ड एग्जांपल है एंड का। एंड के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया कबर्ड का, जिसमें दो लोग की जरूरत पड़ती है। तो इसमें P ने कुछ अपना आंसर बताया नहीं है, लेकिन उसी साइड में दूसरे साइड में किसी बंदे ने तो बोल दिया कि हाँ मैं कबर्ड को उठाऊंगा। एक कबर्ड को उठाने के लिए दो लोग तो चाहिए ना बंदे, मतलब एक ने तो बोल दिया, दूसरे वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हाँ बोलता है कि ना बोलता है। अगर हाँ बोलेगा तो कबर्ड को उठाया जा सकता है,
तो ये सबको डिपेंड किस पे करता है, पी पे। अगर पी ने हाँ बोल दिया तो उठेगा, नहीं बोलेगा तो हम कबोर्ड को उठा नहीं सकते। तो पी पे डिपेंड है, तो इसका आंसर पी आ जाता है। इससे भी आइडेंटिटी लॉ का पार्ट है। नेक्स्ट फोर्थ इसका है पी और टी। और मतलब चेयर, चेयर मतलब एक बंदा हाँ बोलना चाहिए, इसने हाँ बोल दिया है तो पी से मतलब नहीं, आंसर आ जाता है हमारा टी। अच्छा यहाँ पे भी एंड आना चाहिए था, और वाला तो ले लिया, यहाँ पे एंड ही आएगा, ठीक है। तो एंड है तो लेफ्ट में सी सॉरी यहाँ पे सी आएगा, तो सी। दूसरे वाले बंदे ने सी बोल दिया, मना कर दिया, बट पहले वाले बंदे ने कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला, लेकिन कबोर्ड को उठाने के लिए तो दो लोग चाहिए ना। एक ने मना कर दिया तो अकेला पी उठा पाएगा क्या? तो पी हाँ बोले ना बोले कुछ मतलब नहीं है, तो आंसर तो फॉल्स ही आने वाला है, क्योंकि एक बंदे ने मना कर दिया, तो आंसर इसका सी आ जाता है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी लॉ, यानी कि आंसर डिपेंड किस पे करता है वो देखना है। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मींस व्हाट, कि आपको जब हम नेगेशन लगाते हैं, यानी कि प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि जब हम नेगेशन लगाते हैं तो अगर और एंड में कन्वर्ट होता है, एंड और में कन्वर्ट होता है, तो हम उस लॉ को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे और अंदर गया तो और को बना दिया उसने एंड, और P जो पॉजिटिव था वो बन गया नेगेटिव, Q जो पॉजिटिव था वो बन गया नेगेटिव। यानी कि अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना सकता है क्या? हाँ बना सकता है। अगर इसके अंदर नॉट P होता ना तो ये पॉजिटिव भी बन जाता। तो डी मॉर्गन्स में दो होता है कि एंड और बन जाता है या फिर और एंड बन जाता है, और अगर कोई नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा देने का, अगर लगा हुआ है तो हटा देने का। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो 2 + 3 + 5 मीन्स कितना हो गया 8, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 2 + 3 + 5, यानी कि पहले मैं 3 + 5 करूंगा, सॉरी 10 होता है, सॉरी, तो 2 + 3 + 5 यानी कि 3 को +5 करूंगा, फिर 8 के बाद में +2 ऐड करूंगा, फिर भी 10 आता है। या फिर मैं ऐसे भी इसको एडिशन कर सकता हूँ, कैसे 2 + 3 + 5 यानी कि ऐसे 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो मैं कैसे भी इसको ऐड कर सकता हूँ, यानी कि ब्रैकेट में देखो चेंज कर रहा हूँ, कभी यहाँ रख सकता हूँ तो कभी यहाँ रख सकता हूँ। तो अगर बीच में अगर साइन सेम है तो मैं ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, उसी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। देखो यहाँ पे P Q R वेरिएबल्स लिए हैं मैंने, बट उसके बीच में जो सिंबल है ना वो और है, तो मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना कहीं पे भी लगा सकता हूँ। अब ये ब्रैकेट चेंज क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं ब्रैकेट चेंज करूंगा ना तो मुझे ऊपर वाली कंडीशंस मिलेंगी, और ऊपर वाली कंडीशन मिलेंगी ना तो हमारा पैटर्न जो है ना छोटा हो जाएगा। इसलिए एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अगर बीच में सिंबल सेम है तो आप ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर सकते हो। कमोडिटी लॉ मीन्स व्हाट, 2 + 3 5, 3 + 2 is also 5, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो आप पहले वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करो या फिर दूसरे वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, मीनिंग तो एक ही होता है। उसी तरह से यहाँ पे P और Q को हम Q और P भी लिख सकते हैं। तो ये सारे रूल्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, 3 मार्क्स का पूछा गया था, अक्टूबर 14 में 3 मार्क्स का था। बोला गया था कि आपको ये जो बड़ा पैटर्न दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, इसको आप कंप्रेस करके ट्रूथ टेबल बिना यूज किए हुए, यानी कि इसका यूज करके P में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? करके दिखाओ। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड में इसको लिखना होगा। तो मैं क्या करता हूं पहले कि इसको मिटा देते हैं रफ वर्क को। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट साइड में लिखता हूं मैं P एंड नॉट P और Q और नॉट Q। तो मैंने लेफ्ट साइड वाले को पार्ट को ले लिया है और उसको मैं रूल अप्लाई करके मैं छोटा करता हूं। देखो कैसे करूंगा। शुरुआत इस तरह से करनी है कि जो ओपन ब्रैकेट होगा ना, मतलब जो ऐसा वाला ब्रैकेट होता है उस पर सबसे पहले ध्यान देना है। अभी इस ब्रैकेट में P है Q है, डिफरेंट वेरिएबल है। डिफरेंट वेरिएबल होगा ना तो इस लॉ का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे इस ब्रैकेट को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से या फिर एसोसिएटिव लॉ से। डिस्ट्रीब्यूटिव से करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा और वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रूल आएगा। और एसोसिएटिव लॉ का भी इस्तेमाल करना है जब बीच में सिंबल सेम हो तीनों वेरिएबल के। देखो यहाँ पे एंड, यहाँ पे और है, सेम सिंबल है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल करूंगा। अगर यहाँ सिंबल डिफरेंट होता है ना तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल कर लेता। क्यों? यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ अगर सिंबल सेम है तो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर देता हूँ। देखो कुछ होता है क्या। तो P एंड नॉट P और Q और नॉट Q, तो मैंने जस्ट इसको क्या करता हूं, मैं यहां पे चेंज कर देता हूं। तो मैंने ब्रैकेट की जो पोजीशन है जो कि पहले और सेकंड वेरिएबल के बीच में थी, अब वो सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल के बीच में है।
यानी कि मैंने ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की, यानी कि वो एसोसिएटिव लॉ यहां पे मैंने यूज कर लिया। राइट अच्छा, अभी एसोसिएटिव यूज किया तो मतलब कुछ तो ऊपर का लगना चाहिए ना, क्या लग रहा है देखो, क्यू एंड नॉट क्यू। और है, और के लेफ्ट साइड में क्यू है, राइट साइड में भी क्यू है, लेकिन पहले बोलता है क्यू, फिर वही क्यू बोलता है नॉट क्यू। यानी कि ये तो ऐसा हो गया, किधर गया, ये रहा, वेयर इट इज, ये रहा कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आर है चेयर वाला एग्जाम्पल, यानी कि चेयर को उठाने के लिए एक बंदा चाहिए, एक ने हाँ बोल दिया, वही बंदे ने दूसरी बार ना बोला, एक बार तो हाँ बोला ना, मतलब उसका आंसर तो टी आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, टी एंड नॉट पी, और अब इसका आंसर लिखूंगा मैं टी, क्यों, क्योंकि ऐसा है। राइट तो ये टी है। तो कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, अभी इतना करने के बाद ब्रैकेट में आप फिर से देखो, नॉट पी और टी, नॉट पी और टी, और है यहां पे चेयर, चेयर के लेफ्ट साइड में है नॉट पी, नॉट पी का हमें डिसीजन नहीं पता है, लेकिन राइट साइड में जो कोई बंदा है ना उसने हाँ बोल दिया, चेयर को उठाने के लिए दूसरे बंदे ने हाँ बोल दिया, तो नॉट पी से मतलब ही नहीं है अपने को, वो नॉट पी कुछ भी बोले, ट्रू हो फॉल्स हो मतलब नहीं है। अभी ये टी बोल दिया ना चेयर को उठाने के लिए, एक ने हाँ बोल दिया है, यानी कि चेयर तो उठेगा ही उठेगा, बट यहाँ पे चेयर तो उठेगा, ये लिख देते हैं हम लोग लिए। इसका आंसर क्या आ रहा है, टी। ये रूल कौन सा है भाई, जहां पे एक पे डिपेंड करते हैं, किधर है वो, ये वाला आइडेंटिटी, जिसमें हम देखते हैं कि किस पे आंसर डिपेंड करता है। तो इस पे आंसर डिपेंड करता था, एक ने हाँ बोल दिया, आंसर मेरा 2 आएगा, तो इसको मैं लिखूंगा आइडेंटिटी। नेक्स्ट, पी एंड टी, बीच में कौन है, कबर्ड, कबर्ड यानी कि दोनों का हाँ होना चाहिए तभी कबर्ड उठेगा। एक ने हाँ बोल दिया है, दूसरे वाले ने ना कुछ बोला ही नहीं है, तो अगर पी ने अगर हाँ बोल दिया तो कबर्ड उठेगा, ना बोल दिया तो कबर्ड नहीं उठेगा, मतलब डिपेंड करता है पी पे सब कुछ। तो इसका आंसर क्या आएगा, पी आएगा भाई। लेकिन रूल कौन सा है, ये वाला रूल है, आइडेंटिटी है क्या, है ना, तो फिर से आइडेंटिटी लग गया है। तो अरे ये तो राइट साइड बन गया हमारा, यानी कि तो प्रूव हो गया, तो था ना इजी। अच्छा कुछ लोग करते क्या है ना, एक गड़बड़ी कर देते हैं, जानबूझ के छोटे वाले क्वेश्चन को ना एक बड़ा बना देते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे कुछ बच्चे कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा, ये वाले की जगह पे अगर पी एंड नॉट पी कर देता हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता ना तो 2 से बढ़ जाता, बट यहाँ पे मैंने ब्रैकेट पे ही ध्यान दिया, ब्रैकेट के बाहर नहीं लगाया। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पी एंड नॉट पी करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कॉम्प्लीमेंट लॉ आ जाता है, वो भी राइट होता है, बट उससे क्या होता है, 2 से बढ़ जाता है। तो कोशिश करो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने में आप अवॉइड करो, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज देख लेना, पहले एसोसिएटिव आया, फिर कॉम्प्लीमेंट आया, फिर आइडेंटिटी आया, या फिर ऐसा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव आया, कॉम्प्लीमेंट आया, आइडेंटिटी आया। तो इस सीक्वेंस से हमें ध्यान रखना है, ऐसे 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, इसको भी कर लेना। 3 ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, और डी मॉर्गन सो आया नहीं, ठीक है। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसे भी जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो हम बताने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो ये रिवीजन लेक्चर था, आपको जितने ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।